हेलो बच्चों, आज एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, जो है एनसीईआरटी क्लास 7th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3। अगर आपने इसी जियोग्राफी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ, अगर ये चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मिल जाएगा देखने के लिए। और मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसके बाद आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एक कंस्ट्रक्टिव राइटिंग, आंसर राइटिंग में, प्रैक्टिस में आपके लिए मददगार होगा। एनसीईआरटी को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एनसीईआरटी ही हमारा बेस बनाती है। एंड एनसीईआरटी इसीलिए हमारे सभी स्कूलों में इंडिया के ये कंपलसरी करीब करीब कर दी गई है। चलिए आज का हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी कैसे दिन ब दिन बदल रही है, उसमें इनसाइड और आउटसाइड मतलब अंदर और बाहर रूप से कैसे बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि उसमें एक प्रिंसिपल सर कहते हैं, चैप्टर 1 में ऐसा होता है कि प्रिंसिपल सर कहते हैं कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, मतलब एनवायरनमेंट हमारा दिन ब दिन बदल रहा है और एनवायरनमेंट के साथ भी बदल रही है हमारे अर्थ, जो कि दिन ब दिन बदल रही है। तो इस चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दिखाएं, ताकि हम इसी तरह करके आगे और भी सब्जेक्ट्स को कवर करते जाएं और आपका सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। चलिए आज के इस चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ को स्टार्ट करते हैं। आपके पास भी सेम टू सेम बुक होगी तो आप उसको सामने खोल के बैठ सकते हैं और अपने हाथ में पेन और रफ ले सकते हैं, जिसके बाद आपको जो भी समझ में आए आप उसको एक नोट्स के तौर पे लिख सकते हैं। नोट्स लिखने का मतलब ये होता है बच्चों कि नोट्स लिखने से हमको हमारा रिवीजन बहुत अच्छा होता है, बिकॉज एक पेज के अंदर पूरी बुक, पूरे एक चैप्टर को लिख लेने से हमारा रिवीजन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और जब हम उस एक पेज को पढ़ते हैं तो उस एक पेज को पढ़ने के बराबर हमारा सारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। रीडिंग करेंगे। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। बच्चों ये लाइन से ही आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो लिथोस्फीयर होता है बच्चों, लिथोस्फीयर क्या होता है, अपन 2 चैप्टर पढ़े हैं, 1 और 2, दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा है, दोनों में लिथोस्फीयर आया है बच्चों। एक इनसाइड अवर अर्थ में भी आया है और 1 एनवायरनमेंट में भी आया है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है बच्चों ऊपर का जो सॉलिड क्रस्ट होता है, जिधर पे हम रहते हैं ना, पृथ्वी मतलब ज़मीन, उसको हम कहते हैं साइंस की भाषा में लिथोस्फीयर। तो जो बच्चों लिथोस्फीयर होता है वो कई प्लेट्स में ब्रोकन हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और उसी प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है आगे चल के कि व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है कि हो सकता है आ जाए, इसीलिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड तौर पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है तो सीधा सा आंसर है द लिथोस्फेरिक इज अ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, आगे आते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly। आपको बच्चों ये जानकर के काफ़ी हैरानी होगी, आप सरप्राइज्ड होंगे कि ये जो प्लेट्स होती है ना, ये आपके इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द बहुत ही धीरे धीरे घूमती रहती है। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। बच्चों ये हर साल बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स, मतलब मीटर से भी छोटी इकाई जो होती है मिलीमीटर्स की, उतना ही मूव करती है, मतलब ये हमको बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और बच्चों ये इतना कम मिलीमीटर हल्का हल्का क्यों मूव होती हैं ऐसे ऐसे, इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा होती है ना बच्चों, मतलब लावा, मतलब जो लिक्विड तौर पे आग होती है। मतलब फॉर एग्जांपल समझिएगा, जो आग होती है वो एक ऐसे फॉर्म में होती है, आपने आग तो देखी होगी, लेकिन अगर सोचिए आग को अगर लिक्विड कर दिया जाए तो कैसे होगा, तो उसी को हम कहते हैं मॉल्टन मैग्मा। मतलब वो ऐसी तरह की आग जो बह सकती है ना, जो पानी जैसे लिक्विड के फॉर्म में होती है और वो हमारे अर्थ के बीचों बीच होती है। तो उसका जो मूवमेंट होता है ना बच्चों अंदर, वो उसी की वजह से ही हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो मूव करती है। आगे बढ़ते हैं। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, ये एक्टिविटी बताई गई है और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारे अंदर जो मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर होता है वो कैसे मूव करता है। The earth movement divided on the basis of forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces। बच्चों देखिए, एक यहाँ से क्वेश्चन और बन रहा है, व्हाट इज इंडोजेनिक फोर्सेस। और बच्चों ये क्वेश्चन ना
आपकी बड़ी क्लासों में भी काम आएगा। अगर आज से चल के ना ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है, क्लास 7th में एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि इंडोजेनिक फोर्स क्या होती है। बच्चों जो अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा की फोर्स होता है ना, मॉल्टन मैग्मा का जो मूवमेंट होता है ना, उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड द फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अच्छा बच्चों, जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है, जो अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा मूव होता है, फोर्स देता है, उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। लेकिन जो अपने अर्थ के ऊपर जो हलचल होती है, अर्थ के ऊपर जो सरफेस मतलब सतह, अर्थ के ऊपर सतह में जो भी वो होते हैं, मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए अर्थ की मूवमेंट है, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। अब इसमें फ़र्क देखते हैं। एंडोजेनिक फोर्स होती है सडन, मतलब अचानक से होती है। अर्थक्वेक मतलब इसमें भूकंप आता है। वोल्केनो यानी कि इसमें ज्वालामुखी फूटते हैं। लैंडस्लाइड यानी कि बच्चों जो लैंड होते हैं ना, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर पहाड़ी एरियो में होता है। ठीक है, और जो एक्सोजेनिक फोर्स होती है ना, इरोजन एंड डिस्पोजिशन, रिवर, विंड, बच्चों ये हवा, पानी, सी वेव्स, ग्लेशियर, मतलब जो नॉर्मल चीज़ रहती है। अगर आप कभी सुनेंगे ना कि समुद्र में बहुत हलचल है और आसपास के ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, और विंड मतलब हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो ये एक्सोजेनिक फोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। बच्चों बोल रहा है एंडोजेनिक यानी कि ये वाला जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है उसकी बात चल रही है। एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर, एक्सोजेनिक मतलब अर्थ के ऊपर, सतह पर। ठीक है, समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मतलब ये कभी कभी तो अचानक से मूवमेंट क्रिएट कर देता है। मतलब रखे जैसे अर्थक्वेक आता है ना बच्चों, आप नॉर्मल हो घर में, अचानक से अर्थक्वेक आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो होता है सडन मूवमेंट। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, स्लो मूवमेंट होती है। जैसे कि वोल्केनो बहुत समय से उबाले मारती है, बहुत समय से, करीब 50 साल 100 साल, उसके बाद वो क्या होती है, फूटती है। इसी तरह लैंडस्लाइड है, धीरे धीरे खिसकते हुए वो पूरा गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ये बना है ग्लॉसरी, इसको आप पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या कहलाती है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स का मतलब स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। बच्चों ये कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर की बात हो रही है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर आता है। अभी आपको जब क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, तो आपसे ज़रूर इसमें पूछेगा, क्योंकि ऐसी ग्लोसरी इसलिए दिया हुआ है कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, तो इसका आंसर ये आपका तैयार है। आइए सेकंड पेज पे चलते हैं। A volcano is vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly। बच्चों देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि ये क्या होता है। देखिए वॉल्केनो, इसमें आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ पत्थर है, मिट्टी पत्थर ये सब है। ठीक है, और ये आग कहाँ से आ रही है बच्चों? आग आ रही है ज़मीन के अंदर से, मतलब अर्थ के कोर से आ रही है, इनर कोर, जहाँ पे मॉल्टन मैग्मा होता है, पिघली हुई आग, मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो आग होती है ना, वो लावा, आप सब समझ जाओगे क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अर्थ के कोर से निकल के बच्चों यहाँ से ऊपर आके इरप्ट करती है, मतलब फूटती है। ठीक है, आप इसके बारे में बाकी जानते ही होंगे। अगर आप नॉर्मली आपसे कोई पूछता है इस वीडियो के बाद कि एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, वॉल्केनो कहाँ से इरप्ट करता है, वॉल्केनो के अंदर जो मैग्मा होती है वो किधर से आती है, तो आप इसका बेसिक आंसर दे पाओगे, ये आप भरोसा मानो। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलर व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। बच्चों देखिए, जब लिथोस्फेरिक प्लेट, जो भी अपन पढ़ के आए, जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है वो काफ़ी धीरे धीरे घूमती है, और जब वो लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है, हल्का सा हिलती है ना, तो जो अर्थ होती है, अर्थ का सरफेस यानी कि अर्थ की सतह ऊपर का जो लिथोस्फेयर होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, उसको वाइब्रेट होता है, हल्का हल्का वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट आप समझते ही होंगे। तो वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। बच्चों जो ये वाइब्रेशन होती है ना, वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि जिस एरिया में प्लेट मूव हो रही वहीं पे वाइब्रेशन रहे। बच्चों वाइब्रेशन अगर यहाँ से चालू हुई है पॉइंट ए से, तो पॉइंट बी तक ट्रैवल करती जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ के नीचे के एक डायग्राम में दे रहा है बच्चों, अगर देखिए मैं समझाता हूँ। अगर वाइब्रेशन इधर से स्टार्ट हुई है, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको सी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों ये ए में रहेगी वाइब्रेशन तो ए में ही रह जाएगी, नहीं, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, वापस ए, इस तरह मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू
इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर वो ज़्यादा देर वाइब्रेशन है तो ज़्यादा देर ट्रैवल कर सकती है, अगर हल्की सी वाइब्रेशन है थोड़ा दूर जाके ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन वाइब्रेशन को कहा क्या जाता है बच्चों? इन वाइब्रेशन को कहा जाता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। ठीक है, और अर्थक्वेक किस कारण से आता है अब आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा बच्चों। ये जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव होती है अर्थ के सरफेस में, तो अर्थ का सरफेस होता है वाइब्रेट, और इस वाइब्रेशन को ही अपन कहते हैं अर्थक्वेक। तो मैंने आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझा दिया कि अर्थक्वेक क्या होती है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा ना कि अर्थक्वेक कैसे होती है, तो आप उसका एक साइंटिफिक रीज़न उसको दे सकते हैं, उस इंसान को दे सकते हैं कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव होती है तब वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को अपन अर्थक्वेक कहते हैं। The place in the crust where live movement start is called focus. The place on the surface above the focus is called epicenter. बच्चों ये जो होता है ना जो क्रस्ट का मूवमेंट होता है, क्रस्ट में मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और इस सरफेस में जो फोकस होता है, जो मतलब वाइब्रेशन होता है, किसके अंदर मूवमेंट होता है? क्रस्ट के अंदर। समझिएगा, क्रस्ट के अंदर मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं फोकस, और ये फोकस को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। ठीक है, vibration travel outward from the epicenter as wave greatest damage is usually closest to epicenter and the strength earthquake decreases away from the center। पर जो कह रहा है कि जो एपिसेंटर होता है ना, इसमें से वेव जो होता है ग्रेटेस्ट डैमेज देता है, इसमें से सबसे ज़्यादा डैमेज यहीं से आता है, और यूजुअली क्लोजेस्ट टू एपिसेंटर, और ज़्यादातर एपिसेंटर के पास ही ऐसा होता है, और यहाँ पे आकर के डिक्रीजेस अवे, और यहाँ पे आकर के भूकंप की क्या हो जाती है? डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब भूकंप की वो कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बच्चों लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि जो प्लेट्स रहती है वो कब मूव करेंगी, कब वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन को ही अपन अर्थक्वेक कहते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे हर साल इतने प्लेट्स कब मूव होती हैं और यहाँ पे भूकंप कब आएगा। ऐसा कहीं भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि आपको ये बताया दिया जाए कि आज के दिन इतने बज के इतने मिनट पे भूकंप आने वाला है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमको ये नहीं पता है कि वो वाइब्रेशन कितनी दूर तक ट्रैवल करेगी। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। बच्चों कह रहा है कि अपन ना दुर्घटना से बहुत अच्छे से बच सकते हैं, और दुर्घटना को ना अगर बच नहीं सके तो उसको इतना कम कर सकते हैं कि हमको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अगर हमको पता हो, हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ, है ना। हमको पता ही नहीं लग पाता है क्योंकि भूकंप आने से पहले हमको कोई भी प्रिडिक्शन नहीं मिल पाती, हमको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get alligated snack come to the surface। बच्चों कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों की ऐसी मेथड है कि जब स्नेक्स यानी कि सांप सरफेस पे आ जाते हैं तो शायद भूकंप आने वाला हो। फिश जो होती हैं, मछलियाँ होती हैं जो पॉन्ड में रहती हैं, वो कुछ अलग बर्ताव करने लगती हैं, जानवर अलग बर्ताव करने लगते हैं। ऐसा लोकल पीपल का मानना है कि जब एनिमल जानवर अलग व्यवहार करते हैं तो हम उसको मानते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है कि भूकंप की वजह से गुजरात में कैसा डिस्ट्रक्शन आया था, मतलब तबाही हुई थी। ये देखिए यहाँ पे एक बच्चों न्यूज़पेपर की कटिंग लगी है। जैसे भुज कहाँ पे बच्चों? भुज भी गुजरात में है। भुज में कैसे अर्थक्वेक आया था इसके बारे में बताया गया है। इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उस जोन में, और ऐसा होता है। सीएम ने सबको अपील की थी कि सब लोग सेंटर में आए। ऐसा है भैया, आगे देखेंगे। अब देखिए बच्चों, अर्थक्वेक का सीधे से अपन को इस पॉइंट का मतलब समझ सकते हैं। अर्थ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस कुछ लोकल लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जानवर अगर अलग बिहेव करने लगें, मछलियाँ अलग बिहेव करने लगें, स्नेक अगर सरफेस यानी कि सतह पे आ जाएं, तो हम मानते हैं कि वहाँ पे भूकंप आने वाला है। आइए पढ़ते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। बच्चों जो लैंडस्केप होता है ना, लैंडस्केप समझ रहे हैं? बताता हूँ आगे। लैंडस्केप हमको कंटिन्यूसली हमको वार्न करने के दो प्रोसेस होते हैं जब हमको लैंडस्केप के लिए वार्निंग मिलती है, वेदरिंग और इरोजन। बच्चों देखिए, इरोजन आप समझते होगे ना, सॉइल इरोजन होता है, जैसे एक जगह से मिट्टी चले जाना, मतलब उधर से किसी तरह मिट्टी चले जाना, हो सकता है किसी से बह के चले जाए। आगे वेदरिंग इज द ब्रेकअप ऑफ रॉक
ऑन द अर्थ सरफेस। बच्चों अर्थ के सरफेस में जब पत्थर ब्रेकिंग अप मतलब टूटने लगते हैं तब उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग प्रोसेस माना जाता है। इसकी वजह से माना जाता है कि यहाँ के लैंडस्केप होने वाला है। आगे, इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। देखिए बच्चों, आपको मैं समझाना चाहूँगा इरोजन क्या होता है। इरोजन मतलब जो एक जगह की मिट्टी होती है, जैसे अरबी ने आपको बताया सॉइल इरोजन मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ है, आप डॉट देखिएगा, पॉइंट ए है, यहाँ पे ढेर सारी मिट्टी रखी हुई है, यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र आया और यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी को अपने साथ अंदर ले गया। और हो सकता है जब वो पानी का बहाव जाए तो यहाँ पे जो टापू नंबर बी होगा, हो सकता है वहाँ पे वो उस रेत को जाके फेंक दे। तो उससे क्या होगा, यहाँ रेत तो बहुत ज़्यादा, मिट्टी तो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी क्या हुई, बहुत कम हो गई। इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन अलग अलग तरीके से हो सकती है। वाटर की वजह से हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया, समुद्र आया, पानी को मतलब मिट्टी को ले गया और दूसरी जगह जाके फेंक दिया या फिर अपने अंदर ही रख लिया, तो ये क्या हुआ, वाटर हो गया। विंड मतलब बच्चों यहाँ सूखी रेत है फॉर एग्जांपल, और वहाँ बहुत तेज से आंधी या तूफान आता है जिस कारण से वो मिट्टी वहाँ से उड़ के जाती है। इसके बाद आइस, बच्चों यहाँ पे आइस भी इसलिए कह रहा है कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, जिस इलाके में बर्फ़ पड़ती है वहाँ की मिट्टी काम करना बंद होती है, मतलब उसके अंदर खेती नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी के कितना ऊपर ऊपर तक तो बर्फ़ जमी होती है। The eroded materials carried away by or transported by water, wind, etc. eventually deposit. This process of erosion and deposition create different landform on the surface. बस ये कह रहा है कि इस वजह से ना हमारी जो अर्थ में काफ़ी सारे लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं अर्थ के सरफेस में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मिट्टी ले जाई गई, कहीं और डाल दी गई, यहाँ क्या बन गया, लैंड फॉर्म बन गया, लैंड फॉर्म बन गया। फिर यहाँ मिट्टी गई, यहाँ लैंड फॉर्म बन गया। ऐसे करके लैंड फॉर्म बन जाते हैं। किस वजह से, ये जो मैंने आपको बताया कि वाटर, विंड और आइस, ये मतलब इरोजन के कारण से, इरोजन के कारण से ही क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स बनते हैं। वर्क ऑफ रिवर, एक नदी का क्या काम होता है, वर्क क्या होता है। द रनिंग वाटर इज द रिवर erodes by the landscape when the river thumbs at the steep angle over very hard rock or down step valley side it form a waterfall। वो जो कह रहा है कि जब हमारे पास क्या होता है, जैसे एक जगह ऊंची है, ठीक है, और यहाँ पे हार्ड रॉक है, मतलब पानी के दबाव से वो दब नहीं सकता क्योंकि वो एक काफ़ी हार्ड रॉक है, ठीक है, आपको समझाता हूँ। और ये ऊंची जगह है और ये नीची जगह है, और क्या है, सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ वाटर। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये पूरी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे एक हार्ड रॉक है जो कि पानी के बहाव के संपर्क में नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे वो था। लेकिन यहाँ पास एक ऐसा पत्थर था जो पानी के बहाव से कट गया, मतलब सॉफ्टर रॉक। देखिए वो उतना ज़्यादा मतलब हार्ड रॉक नहीं था और वो पानी के बहाव से क्या हुआ, कट गया, और यहाँ पे इसी वजह से वाटरफॉल हो गया। क्यों वाटरफॉल हुआ, अच्छा, पानी तो हो सकता था ऐसा सीधा सीधा बह जाता, लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि एक पत्थर यहाँ पे रह गया हार्ड रॉक, और सॉफ्ट वाला क्या हुआ, यहाँ से हट गया, तो वो ऊंची और नीची जगह बन गई, जिस कारण से क्या हो गया, वाटरफॉल हो गया। वाटरफॉल ऐसे बनता है। एज अ रिवर एंटर द प्लेन ट्विस्ट फॉर्मिंग लार्ज मेंडर्स। बच्चों हमारे सामने जो ये लाइन है ना, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा और ये मुझे एग्ज़ाम की दृष्टि से नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा। मतलब ऐसा इसमें से क्वेश्चन फंसने वाले नहीं हैं और ना इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर मेरे को ऐसे दिखे, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप इसको चाहोगे इसको आप पढ़ लेना ध्यान से। मतलब इसमें ऐसा कुछ समझने लायक नहीं है जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा काम आए। हम आगे पढ़ रहे हैं बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें वो होता है, इसीलिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम सारी चीज़ें पढ़ें, बिकॉज टॉपिक हर एक टॉपिक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ वही बात लिखी हुई है, रिवर बीइंग ब्रेकअप, जो अपन की बात हुई थी उसमें जो वाटरफॉल हुआ था उसी के बारे में कंटिन्यू हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं। अब कह रहा है वर्क ऑफ सी वेव्स, बट जो सी की वेव्स जो होती है, मतलब सी जो समुद्र होता है, समुद्र की जो लहरें होती है, वेव्स होती हैं, उसका काम क्या होता है, आइए देखते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव
राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। बच्चों देखिए, जो इरोजन होता है ना, जैसे आपको मैंने बताया था, एक जगह से दूसरी जगह वो ले गया, बहाव होता है, और इसी कारण से बच्चों लैंडफॉर्म बन जाता है। मतलब एक कोस्टल लैंडफॉर्म आप समझ रहे होंगे, एक टापू बन जाता है। आप कई बार देखते होंगे टापू, उसको हम कहते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म। मतलब एक ज़मीन जैसा एरिया, मतलब वो वहाँ पे वैसे था नहीं मूल रूप से, लेकिन ज़मीन के तौर का लैंड फॉर्म बन गया। और एक कोस्टल, कोस्टल मतलब जिसके किनारे पे समुद्र हो, मतलब समुद्र ही इरोजन के द्वारा कोस्टल लैंडफॉर्म बनाता है। ये इसका सी वेव्स का काम होता है। मतलब जो आपको पता है लहरें आती हैं, मिट्टी लेके जाती है, ऐसा वाला टाइप का वो। सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। और जो बच्चों सी वेव्स होती हैं, मतलब जो लहरें होती हैं ना, वो लगातार पत्थरों पे वार करती रहती है, जिसके कारण क्रैक डेवलप होते हैं, मतलब पत्थर टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है सी केव, यानी कि ये पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान थी, यहाँ पे बार बार पानी लगने की वजह से यहाँ पे एक गुफा बन गई, इसको कहते हैं सी केव। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पत्थर था, यहाँ पे बार बार समुद्र की धार लगने से, वेव लगने से यहाँ पे क्या बन गया, एक गड्ढा बन गया, इसको कह दिया गया सी आर्क, यानी कि आर पार हो रहा है। इसी तरह ये देखिए पत्थर में चोट लगी, इसको अपन ने नाम दिया है स्टैग। मतलब इसका वर्क ऑफ सी का मतलब होता है बच्चों लैंडफॉर्म बनाता है, टापू बनाता है, और क्या करता है सी वेव के द्वारा। सी वेव जो होती है, मतलब जो बताया लहरें होती हैं, वो लगातार पत्थरों पे वार करती है, जिससे वो क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और बच्चों समय के साथ साथ वो क्या होता है, गड्ढे बड़े होते जाते हैं, और मतलब वाइडर मतलब चौड़े भी होते जाते हैं, पानी बार बार लगने से। आपने कई बार सुना होगा ना कि यहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे से पानी जा रहा है। कैसे जा रहा है बच्चों, वो पहाड़ को काट देता है पानी। पानी में इतनी शक्ति होती है कि जब वो लगातार उसमें वेव मारता है तो वो कट जाती है वहाँ से। Thus hollow like caves are formed on the rock, they are called sea caves। और कह रहा बच्चों कि जो पत्थर के ऊपर गुफा बन जाती है ना, पानी के वार से, पानी के लगने की वजह से बार बार, तो उसको हम कहते हैं सी केव्स, जैसा कि ये बना हुआ है। देखिए गुफा है। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arc further erosion। बच्चों देखिए, हमसे बस इसी के बारे में मेरे को पूरी बात, इस पूरे में पैराग्राफ में बस इतना ही लिखा है कि कैसे पानी के लगने की वजह से एक गुफा बनती है। और समय के साथ साथ ऐसा होता है बच्चों, ये बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और बहुत ही बड़ा क्या बनता है, सी का केव बनता है। सिर्फ रूफ इसकी रह जाती है, बाकी ये पूरा का पूरा एक तरह से ओपन हो जाता है, वाइड ओपन हो जाता है। इसी तरह बनता है बच्चों सी आर्क, इसी तरह बनता है स्टैग। इसी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे अपन पढ़ सकते हैं वर्क ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ का काम। ग्लेशियर्स आर रिवर्स। मतलब बच्चों जो हमको ये ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं ना, बर्फ़, ये और कुछ नहीं बल्कि एक रिवर होता है, मतलब एक नदी होती है जो कि जम चुकी होती है। रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन ऑन द एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो ग्लेशियर क्रेव आउट डीप हॉलोज। पर जो सिर्फ इतना हमको समझने लायक है कि ये भी सॉइल का इरोजन करता है, सॉइल को दबा देता है, सॉइल का उत्खनन मतलब वो करता है, इरोड मतलब इरोजन करता है। कैसे करता है बच्चों, इसके नीचे जो मिट्टी होती है, इसके ऊपर जब क्या है, बहुत सारी क्या होती है, बर्फ़ जम जाती है, तो वो मिट्टी का वहाँ से एक तरह से काम खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी और मिट्टी का ज़्यादा, जो मिट्टी का काम है ना, ओरिजिनल काम है, वो बर्फ़ ले लेती है। जो मिट्टी नीचे काम करती है, वो बर्फ़ ऊपर ऊपर रह जाती है, जबकि ऊपर क्या रहनी चाहिए, मिट्टी रहनी चाहिए। तो इसीलिए सॉइल को इरोड करती है। आगे देखते हैं। As the ice melt, they get filled up with the water and become beautiful lakes in the mountain। बच्चों जब यही बर्फ़ बाद में पिघल जाती है, तो यही क्या होती है, एक बहुत ही अच्छे रिवर यानी कि नदी का रूप ले लेती है। By the glaciers such as rock, big, small, sand and still get deposited. These deposits। अच्छा बच्चों, एक यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट लाइन आई है यहाँ से, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल। बच्चों देखिए, अब बताता हूँ आपको, ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर हो सकता है समय के साथ पिघल जाए, और जब ये पिघलेगा ना बच्चों, मान लीजिए गर्मी का सीज़न होता है किसी भी इलाके पे, तो ये जब ये पिघलेगी बर्फ़, तो ये पानी बन जाएगा, और ये एक रिवर बन जाएगा। और जब ये रिवर यहाँ से बहेगी ना, हो सकता है कि माउंटेन की साइड जाए, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स लिखा हुआ है, माउंटेन्स की साइड जब यहाँ से जाएगी ना, क्योंकि ऊंचाई के एरिया में तो ज़्यादातर बर्फ़ जमती है, तो यहाँ से जब माउंटेन्स की तरफ नीचे की हो जाएगी ना, तो यहाँ से वो काफ़ी सारा मिट्टी और काफ़ी सारे सॉइल को, मतलब काफ़ी सारी मिट्टी को और काफ़ी सारे पत्थरों को यहाँ से नीचे ले जाएगी। और इसी तरीके से ये इरोड करती है, इरोजन करती है, सॉइल इरोजन एंड स्टोन इरोजन।
ठीक है, यही बात लिखी है सैंड को कैसे वो एक जगह ले जाके डिपॉजिट करती है। मतलब यहाँ पे मेरे डॉट के पास देखिए, यहाँ पे है पॉइंट ए और यहाँ पे ये है अपना ग्लेशियर, और जब ये पिघलेगा तो यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी और काफ़ी सारे पत्थर को ले जाके यहाँ पे पॉइंट ए के पास रख देगा। तो बच्चों ये डिपॉजिट हो गया, मतलब यहाँ से, मतलब इधर साइड से सॉइल को ले जाके इधर रख दिया गया। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ हल्का सा बोरिंग एंड थोड़ा सा कठिन भी चैप्टर है, बट आपको समझ में आ जाएगा बेसिक कि यहाँ से रिवर बन के इधर आ गया, तो यहाँ पे सारी मिट्टी आ गई मेरे डॉट के पास, इसको हमने कहा था पॉइंट ए, तो जब यहाँ पे आ गया तो इसको हम कह दिए सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे लाके, और इस डिपॉजिट को अपन कहते हैं ग्लेशियर मोरनीस। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्लेशियर मोरनीस क्या होता है, तो आप इसका इतना बोल सकते हो कि जो इरोजन के द्वारा जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल के जब इरोजन के द्वारा छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, मिट्टी को ले जाके दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर मोरनीस। आइए बच्चों, ये लास्ट अपने पास लास्ट एक पैराग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। वर्क ऑफ विंड। अब हमने बच्चों यहाँ पे क्या पढ़ा है, वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव से क्या होता है, सी आर्क बन जाता है पत्थरों में कट के, सी केव बन जाती है, गुफा मतलब। वर्क ऑफ आइस क्या होता है, ये ग्लेशियर होता है, ये बह के डिपॉजिट कर देता है, सॉइल इरोजन करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉक होते हैं छोटे, मतलब छोटे और बड़े रॉक्स मतलब पत्थर होते हैं, उसका भी इरोजन करता है। आगे अब हम पढ़ेंगे विंड का क्या काम होता है। और यहाँ पे देखिए क्या बना है, रेगिस्तान बना है, और यहाँ पे सैंड ड्यून्स कैसे आते हैं बताता हूँ। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट। क्या बच्चों आप कभी भी डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान गए हैं। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। तो कभी आप रेत के जो पहाड़, रेत के टीले होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेत के टीले, तो इनकी फ़ोटो खींचिए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। बच्चों जो यहाँ से यहाँ जो रेत आती है ना, आप समझिएगा, जहाँ जो रेत आती है, और यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरा जहाँ पे डॉट है, ये आप देखिए, ये हल्की पहाड़ी बनी है, फिर ये पहाड़ी बनी है, फिर ये पहाड़ी बनी है। तो इसको पहाड़ी कौन बनाता है, इसको पहाड़ी बनाती है विंड। मतलब जो ज़्यादातर रेत यहाँ पे आपको डिपॉजिट दिख रही है, इसका कारण है विंड। ठीक है, ये इसका एक्टिव एजेंट है इरोजन का। अगर आपसे कोई पूछता है ना अब एक ठो कि सैंड ड्यून्स किस कारण बनते हैं, तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। ठीक है, जो हवा होती है वो इसको सैंड ड्यून्स को बनाती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। आपको रेगिस्तान के अंदर जो पत्थर दिखेंगे वो भी मशरूम शेप के दिखेंगे। क्यों, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, और उनको मशरूम रॉक कहा जाता है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ सुनिएगा, जो रेगिस्तान में हवा चलती है ना, वो नीचे नीचे, ज़्यादातर नीचे 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 चलती है। आपने नॉर्मल एरिया में अपन देखते हैं हवा ज़्यादातर ऊपर चलती है, बट रेगिस्तान में ऐसा उल्टा रहता है कि नीचे चलती है। इसीलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर खड़ा है, मैं आपको एक मिनट थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा करके पत्थर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे बार 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 हवा का वार होता है। और क्योंकि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में नीचे नीचे ज़्यादा हवा चलती है, इसलिए बार बार जब उसके ऊपर वार होता है ना बच्चों, तो वो कैसी बन जाती है बताता हूँ। वो नीचे से तो पतली हो जाती है, वो नीचे से तो ऐसी पतली हो जाती है क्योंकि इसमें बार बार से क्या लगती है, हवा का झोंका लगता है। इस कारण से नीचे से तो पतली रहती है, लेकिन ऊपर से वैसी ही मोटी रह जाती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस वजह से बच्चों इसको क्या कहा जाता है, मशरूम। और ये एक तरह से मशरूम का आकार ले लेती है। अभी तो मैं उतने अच्छे से मशरूम बना नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझा दिया कि जो नीचे नीचे हवा चलती है ना, इस कारण से क्या होता है, नीचे का एरिया पतला हो जाता है कट कट के। जैसे हमने उसमें भी देखा था कि पानी लगने से यहाँ के पत्थर कट जाते हैं, वैसे ही हवा लगने से भी पत्थर कट जाते हैं। Therefore, such rocks have a narrower base and wider top। बच्चों ये देखिए, ये लाइन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है कि इसी कारण से क्या होता है, उनका जो बेस होता है, जो नीचे का एरिया होता है, वो तो पतला होता है, लेकिन ऊपर का एरिया मोटा ही रह जाता है क्योंकि वो कटा नहीं रहता। When the wind blows, it lifts एंड ट्रांसपोर्ट द सैंड वन प्लेस टू अनदर। और जब बच्चों हवा चलती है ना, तो एक जगह से रेत को ले जाके दूसरी जगह रख देती है, दूसरी जगह से रेत को ले जाके पहली जगह रख देती है। इसीलिए बच्चों बन जाते हैं सैंड ड्यून्स। जिस जगह में ज़्यादा हवा चली, वहाँ पे हमको ज़्यादा ऐसी सैंड यानी कि रेत की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और ये सब काम किसका रहता है बच्चों, हवा का रहता है, विंड का रहता है।
When stops blowing, sand fall and get deposited in low hills। अच्छा बच्चों, जब हवा चलनी बंद हो जाती है ना, तो यही पहाड़ियों से जो रेत होती है ना, वो गिर गिर के नीचे आ जाती है और बहुत देर तक वो पहाड़ रह नहीं पाता, ठीक है। और वापस हवा आती, वापस सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के टीले बना देती है। इस तरह इसका काम चलता रहता है। when such sand is deposited in large area it is called loess। और बच्चों, जब ये सैंड ड्यून्स यानी कि जो रेत के टीले हैं जब बहुत बड़ी जगह में बना दिए जाए ना, बहुत बड़े बड़े बना दिए जाए ना, इसको हम कहते हैं लॉइस, ठीक है, LOESS। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस इज फाउंड इन चाइना। और बच्चों, ये लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस मतलब लॉइस हमको कहाँ ज़्यादातर पाने को मिलते हैं? चाइना में मिलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है वाई डू प्लेट मूव। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? आपका आंसर इसको मिल जाएगा इधर हमने जहाँ पढ़ा था, ये देखिए लिथोस्फीरिक प्लेट्स के कारण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, आपको बेसिक बता देता हूँ कि वाई डू प्लेट्स मूव, प्लेट क्यों मूव करती है? बिकॉज बच्चों, मैग्मा जो होता है ना, मॉल्टन मैग्मा, उसके कारण से मूव होती है। आपको बाकी डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन मिल जाएगी। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स? बच्चों, एंडोजेनिक फोर्स जो मॉल्टन मैग्मा मतलब जो अर्थ के अंदर होती है ना फोर्स, उसके कारण एंडोजेनिक फोर्स उसको कहते हैं। मतलब जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है उसको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और जो अर्थ के बाहर सरफेस में होती है उसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। इरोजन क्या होता है बच्चों? यहाँ से वहाँ चीज़ को डिपॉजिट जो होता है ना, रेत, मिट्टी, पत्थर, छोटे बड़े कंकड़ जो भी होते हैं, उसको एक डिपॉजिट से लेकर के लैंड फॉर्म बना देना दूसरी जगह में, उसको इरोजन कहते हैं। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? वो जो फ्लड कैसे फॉर्म होता है ये आपको उनको एक्सोजेनिक में मिलेगा, ठीक है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स रेत के टीले होते हैं। ये कैसे मिलते हैं? यहाँ से। एन एक्टिव एजेंट, ये आपकी लाइन इसका आंसर होगा। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ डेजर्ट इन विंड, विंड के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। बीच कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों? बीच होते हैं सी वेव्स के कारण फॉर्म, ठीक है। व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? बच्चों, ऑक्सबो लेक क्या होती है? ये आपको किधर मिल जाएगा? लेक्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जिधर पे एक्सोजेनिक वहाँ पे था ना। एक्सोजेनिक मतलब ऊपर तौर पे अर्थ में क्या बदलाव आते हैं, वो है एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। आज का चैप्टर बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है। डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त का भी, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारा कुछ करा के रखा है, और इसके बाद मैं हिस्ट्री या फिर बाकी SST के चैप्टर्स भी मतलब सब्जेक्ट्स भी चालू करूँगा और आपका इसी तरह पढ़ाई में साथ दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।